चलो गाइज, आपके जो डाउट्स हैं PYQs के, लेट एवरीवन फिनिश इट. You can collect your doubts and send it on that group, and then we will probably discuss either tomorrow, most likely tomorrow, अगर आप लोग भेज दोगे पहले. ठीक है, इसके डाउट्स हैं किसके? PYQs के, डुअल नेचर के. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक. छोटा सा टॉपिक है, आज और कल में खत्म हो जाना चाहिए. इसका नाम है एटम्स. शायद आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा होगा थोड़ा बहुत. ये ओके, सो इसमें व्हाट वी आर कवरिंग इज दिस. इसका एक बार आउटलाइन देख लेते हैं. सबसे पहला इसका छोटा सा टॉपिक है रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट. ठीक है, थ्योरी, पूरा थ्योरी है. इसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल आता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. उसके अलावा कोई न्यूमेरिकल नहीं है इसमें. उसके बाद है इसकी शॉर्टकमिंग्स के बाद बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक. देन थर्ड इसका है लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स. ये सबसे ज्यादा इसका वेट वाला पार्ट है, जिसे कहते हैं. इसमें सबसे ज्यादा थ्योरी है, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स है, लाइन स्पेक्ट्रा. और इसके बाद है डी ब्रॉय एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर्स मॉडल. सो नेट ये चार चीजें अपने को करनी है. इजी टॉपिक है, फॉर्मूला बेस्ड एकदम. और कई बार इसको करके आइटरेट करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा अलग तरीके का टॉपिक है. केमिस्ट्री और फिजिक्स के बीच का टॉपिक है. तो राइट, सो योर माइंडसेट शुड बी लिटिल बिट केमिस्ट्री वाला, जहाँ पे फॉर्मूलेज और राइट सब याद करके वैल्यूज पुट करना, उसमें ज़्यादा करना होता है इसमें. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इससे आज. एटलीस्ट ये दोनों चीज़ें वी कैन ट्राई टू फिनिश. अच्छा, ये टॉपिक ऐसा है कि आपको एग्जाम के पहले एक बार आइटरेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसके साथ ये डिसअपॉइंटमेंट होता है कि इसको करने के बाद 2-3 बार फिर से करना पड़ता है. इट टेंड्स टू स्किप फ्रॉम द माइंड, बिकॉज ऐसा नेचर ही है इसका. बहुत सारे फॉर्मूलेज है, बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो हम भूल जाते हैं. बट है रिवॉर्डिंग चैप्टर, क्योंकि 2 to 3 मार्क्स का पोर्शन इससे आता है. एक क्वेश्चन तो इससे MCQ आता है. रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट मैंने देखा है जनरली ट्रेंड वाइज, और इससे 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, और यहाँ से एक क्वेश्चन जनरली आता है. अब पिछली बार कुछ सेट्स में इस पे क्वेश्चन था, कुछ सेट्स में लाइन स्पेक्ट्रा से क्वेश्चन ही नहीं था. तो डिपेंड करता है, कभी कभी सेट वाइज थोड़ा सा चेंज भी आ जाता है. ठीक, वो आपके ऊपर, सेट के ऊपर है. ठीक, तो स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से. रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट आपने पहले पढ़ा होगा, राइट. एक्सपेरिमेंट उसका क्या था? उसने अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं आपको मालूम सबको ना? यू गाइज नो व्हाट इज एन अल्फा पार्टिकल? कोई ऐसा इसको अल्फा पार्टिकल नहीं पता है? रेज योर हैंड. अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस. ठीक है, हीलियम का न्यूक्लियस रहता है. दैट्स इट. मींस इसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स इसमें रहते हैं. ठीक है, तो यहां से इनका एक्सपेरिमेंट नहीं था कि इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड किया था किसके ऊपर? गोल्ड फॉइल के ऊपर. ठीक है, और कुछ इसके ऑब्जर्वेशंस थे. तो वो ऑब्जर्वेशन जरा हम लोग पहले, जरा इसमें थ्योरी बहुत है, तो आई जस्ट ओपन माई प्री रिटन PDF. इसमें सब कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं. आई विल नॉट वेस्ट टाइम इन जस्ट राइटिंग दोज पॉइंट्स, एंड line by line I can explain you, and you have to memorize those points, because एग्जाम में वैसे ही वो लिखने के लिए आता है.
ठीक है, कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जिस पर कि गोल्ड फॉइल ही इसने क्यों यूज किया था, ठीक है, कोई और, तो गोल्ड इज ए कॉस्टली मटेरियल, उसको चूज करने का रीजन क्या था, उसका चूज करने का एक सिंगल रीजन था कि गोल्ड इज अ वेरी हैवी न्यूक्लियस। इससे इसका एटॉमिक नंबर याद है किसी को गोल्ड का? गोल्ड इज AU, राइट, एंड इसका एटॉमिक नंबर होता है 79, सो इट इज क्वाइट हैवी न्यूक्लियस। सो देखो एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं कोई भी, राइट, तो एक्सपेरिमेंट का मेन मोटिव क्या होता है? टू शो समथिंग, राइट, व्हेन यू वांट टू शो समथिंग देयर शुड नॉट बी एनी डाउट। तो उसको अल्फा पार्टिकल्स को मतलब डिफ्लेक्ट कराना था। अब डिफ्लेक्ट कराने के लिए अगर यहाँ पे वो कोई हाइड्रोजन का न्यूक्लियस यूज कर लेगा, अगर तो हाइड्रोजन तो खुद ही मरा गिरा होता है, वो क्या किसी को रिफ्लेक्ट करेगा, किसी को पुश करेगा, तो समथिंग टैंजिबल शुड बी देयर। इसलिए द रीजन फॉर चूजिंग गोल्ड वाज बिकॉज गोल्ड इज वेरी वेरी हैवी न्यूक्लियस एंड ही वांटेड अल्फा पार्टिकल्स टू गेट डिफ्लेक्टेड, ठीक है, इसलिए उसने गोल्ड यूज किया था। अब इसका एक्सपेरिमेंट के कुछ की फाइंडिंग्स हैं, वो हम लोग को देखने, थ्योरी का एकदम पंच है वो। यहाँ पे इसको खोल लेता हूं मैं अभी। द गुड पार्ट इज कि आपको ऐसा बड़ा क्वेश्चन कोई लिखने के लिए अगर डिस्क्राइब दिस एक्सपेरिमेंट, देयर विल बी वन लाइनर्स या फिर MCQs, ठीक है, तो आपको जस्ट पता होनी चाहिए चीजें कि क्या क्या की पॉइंट्स हैं, क्या उसके ऑब्जर्वेशंस हैं। यू आर नॉट सपोज टू वर्बेटिम प्रोड्यूस ऑल दिस थिंग्स। Oh, sorry, worksheet folder. I've copied these notes already here. Atoms. ठीक है, so I hope it is manageable at the back. So इसका डायग्राम कैसा दिखाते हैं हम लोग? अल्फा पार्टिकल्स हैं एंड वी हैव गोल्ड न्यूक्लियस हियर, ठीक है, तो और उसका एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप है उसका डायग्राम, एक्सपेरिमेंटल सेटअप का डायग्राम बनाने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, हमको उसकी की फाइंडिंग से मतलब है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस है, उसके अराउंड उसके ऑर्बिट्स, तो इस सर्किल में उस न्यूक्लियस के अराउंड उसके ऑर्बिट्स दिखाए हुए, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर सीइंग हियर कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स आप जैसे ये वाला देख रहे हो, विच आर क्वाइट फार फ्रॉम द न्यूक्लियस, दे आर गोइंग स्ट्रेट फ्रॉम द फॉइल, मतलब एज इफ देयर इज नथिंग, सो दे हैव गॉन स्ट्रेट। कुछ नहीं, काफी अल्फा पार्टिकल वैसे ही। एज यू कम क्लोजर टू द न्यूक्लियस, राइट, जैसे ये थोड़ा सा ये अल्फा पार्टिकल सीधा निकल गया, if you come little bit closer to the nucleus you can see there is a tangible deflection to the path, right, and then you come even closer you can see all ये वाला जो alpha particle है this is almost getting rebound, इसका एकदम almost rebound हो रहा है, ठीक है। So these were the observations he found in the experiment. There are some alpha particles, there are many alpha particles which went straight ahead, जैसे कुछ था ही नहीं वहाँ पे, gold foil is not there, just went ahead. Few alpha particles got deflected and very few got rebounded as if they have struck a wall and came back like a ball, ठीक है, very few, ठीक है। तो ये तो कोई, अब यहाँ पे एक ग्राफ है इंपॉर्टेंट हमारा, इसको मैं दिखाता हूँ क्या ग्राफ है ये इंपॉर्टेंट थोड़ा ग्राफ है आपके क्वेश्चन पर्सपेक्टिव से। ही प्लॉटेड अ कर्व बिटवीन number of alpha particles versus angle of deviation, angle of deviation। समझ में आ रहा है ग्राफ किस चीज की बनाया है इसने? मतलब जैसे मेरे पास मान लो 1000 अल्फा पार्टिकल्स से,
आउट ऑफ 1000 अल्फा पार्टिकल्स मैंने देखे कि ये वाले 1 डिग्री से हुए, ये वाले 2 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुए, ये वाले 180 डिग्री से हुए, तो मतलब एक डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन होगा हर एक का। आपने देखा ना, कोई 0 डिग्री से हुए थे, कुछ स्ट्रेट निकल गए थे, कुछ ऐसे हो गए थे, राइट। तो हर एक का एक डिग्री ऑफ डिविएशन है थीटा, राइट। अगर कोई रिबाउंड हो गया तो ये थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, ऐसे जा रहा था ऐसे आ गया, तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। समझ गए ना। सो व्हाट ही डिड with his photographic plate and reflector and all that mechanism, he could measure the angle of deviation of alpha particle. तो उसने इधर रखा एंगल ऑफ डिविएशन और यहाँ पे रखा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, कि कितने अल्फा पार्टिकल कितने एंगल से डिविएट हुए। तो ग्राफ जो है उसको कुछ इस तरीके का देखा, काफी इंटरेस्टिंग ग्राफ था इस तरीके, कुछ इस तरीके, मतलब दिस इज ऑलमोस्ट 0 डिग्रीज, almost 0 degrees, right? So majority of the alpha particles, see the number here, majority of the alpha particles are not deflected at all, they are deflected by 0 degrees, and as he increased the angle of deviation, there are lesser and lesser and lesser alpha particles getting deviated, right? So uske ek observation mein what he, from a data point, he said out of 8,000, I think, if I am not mistaken, out of every 8,000 alpha particles, out of 1 alpha particle got deviated by 180 degree. मतलब ज्यादातर जो है अल्फा पार्टिकल्स अनडेविएटेड गए हैं, ये पॉइंट वो बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कुछ एक ऐसे भी है कि जिनको ऐसा लगा जैसे किसी वॉल से हिट कर लिया हो और वो सीधा रिबाउंड कर गया। सो दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें निकल के आई उसके एक्सपेरिमेंट में, कि या तो यार बंदा बिल्कुल सीधा निकल जा रहा है अल्फा पार्टिकल, या किसी से टकरा रहा है, बहुत कम ऐसा हो रहा है, लेकिन जब ऐसा हो रहा है तो सीधा रिबाउंड हो रहा है वो, राइट। तो इस साइंटिस्ट लोग यही करते हैं, ऑब्जर्वेशन देखते हैं, उसके बेस पे अपनी थ्योरी देते हैं। तो उसने उस पर अपनी थ्योरी बताई कि अगर ऐसा है, इफ दिस इज द केस, देन व्हाट आई कैन इन्फर फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हाँ, अच्छा, more than 90 degree, not 180 degree. Out of every 8,000, 1 got deflected more than 90 degrees. ठीक, so इसके कंक्लूजन देखो, ये इंपॉर्टेंट है। पहला, अब इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, वो क्वेश्चन इस तरह से पूछेंगे कि दे विल गिव यू द कंक्लूजन एंड दे विल आस्क यू कि विच ऑब्जर्वेशन इट मैप्स टू। तो क्वेश्चन उल्टा आता है, they will rather give you the conclusion and they'll ask which was the observation because of which he concluded this. ठीक है, तो पहला क्या है, since most of the alpha particle passed almost straight way through the gold foil observation, तो उसका conclusion atom is mostly hollow। तो atom के पूरे उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ वैक्यूम है। अगर इतना बड़ा एटम है तो छोटा सा न्यूक्लियस, उसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी स्पेस। दैट वाज हिज फर्स्ट कंक्लूजन, और इसके करस्पॉन्डिंग जो ऑब्जर्वेशन है वो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गॉट स्ट्रेट थ्रू। तो क्वेश्चन कैसे लिख के आता है कि व्हाई डिड रदरफोर्ड कंक्लूड एटम इज मोस्टली हॉलो, यू हैव टू राइट दिस ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर स्कैटर्ड एट एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्रीज। अच्छा, वेरी फ्यू, and we saw that how many, 1 in 8,000। ठीक है, very few। Since alpha particles are positively charged, अच्छा, ये जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ये एक्सपेरिमेंट करते करते उसकी डेथ भी हो गई थी। तो मतलब उसके दो स्टूडेंट थे, उन्होंने मतलब ये पूरे सब जो हाइपोथेसिस है, जो पॉस्टुलेट है, ये स्टैब्लिश हुआ उसके मरने के बाद। उसको नोबेल मिला पॉस्टमस, बाद में मिला। ठीक है, तो काम तो उसने अच्छा किया ही था, लेकिन उस टाइम वो कंक्लूड नहीं कर पाया था। तो ये सारे उसके स्टूडेंट्स के मतलब राइटिंग्स है, बट उन्होंने मतलब दे स्टूडेंट्स आर वेरी गुड कि उन्होंने
अपना नाम उस पर ठप्पा नहीं मारा, वो जनरली ऐसा होता है कि वो अपना ठप्पा लगा देते हैं कि ये हमने किया था। सो खैर ही गॉट द क्रेडिट। उसने क्या बोला, सिंस अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, और ये बात स्टैब्लिश हो चुकी थी तब तक, जब एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज ये स्टैब्लिश था, ठीक है। दे मस्ट एक्सपीरियंस ए वेरी स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स, भाई पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल्स करता है और कैसे वो वापस आएंगे रिबाउंड करके, राइट। तो अगर ऐसा हुआ है, ऑन दिस बेसिस इसने बोला पॉजिटिव चार्ज इन द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन एन एक्सट्रीमली स्मॉल प्लेस। मतलब अगर ये पॉजिटिव चार्ज इवनली स्प्रेड होता तो वेरी फ्यू नहीं होते, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स टकरा के लौटते, क्योंकि ज्यादातर सब निकल गए, इसका मतलब मोस्टली एम्प्टी है, और कुछ टकरा के वापस आए, रिबाउंड हुए, इसका मतलब देयर हैज टू बी ए वेरी स्मॉल कॉन्सेंट्रेटेड पॉजिटिव एरिया इन एन एटम। क्योंकि ये सारी थ्योरी चल क्यों रही थी, क्योंकि ये एटम का स्ट्रक्चर अंदर से कैसा होता है लोगों को वो पता करना था यार। आज की डेट में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हैं, सब कुछ है, हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, एटॉमिक माइक्रोस्कोप रहते हैं, उस समय कुछ नहीं था। एटम की थ्योरी लोगों को पता नहीं थी कि अंदर न्यूक्लियस होता है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, पता नहीं था, समझो उस बात। यू हैव टू अप्रिशिएट द पर्सपेक्टिव, नो वन न्यू व्हाट इज इनसाइड एन एटम, सो मेनी थ्योरीज केम एंड दिस इज। तब इसके पहले एक प्लम पुडिंग मॉडल था, वो काफी दिन तक चला, बट उसके बाद जो ढंग का एक मॉडल जो आया था वो रदरफोर्ड का था, इसलिए हम उसको पढ़ रहे हैं। वैसे बहुत सारे मॉडल आए। तो अब इसने ये बोला कि अगर ये रिपेल करके वापस आ रहे हैं, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, सो देयर हैज टू बी ए पॉजिटिव एरिया समवेयर इन द एटम एंड दैट हैज टू बी एक्सट्रीमली स्मॉल आल्सो, ठीक। तो ये हो गया। तो ऐसे ही लिखने को आता है कि व्हाई डिड रदरफोर्ड, व्हिच ऑब्जर्वेशन मेड हिम कंक्लूड दिस, the positive charge is concentrated at a very small area, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा because very few alpha particles, this is the keyword, very few alpha particles got deviated by more than 90 degree, इसलिए उसको ऐसा लगा, ठीक है। और उसने उस जगह का नाम दे दिया कि ये जो जगह है इसको मैं ठीक से जानता नहीं हूं, बट आई विल कॉल इट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। तो रदरफोर्ड को इसीलिए डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के लिए उसको हम लोग बोलते हैं कि भाई ही इज हैज टू बी क्रेडिटेड फॉर दिस। अब इसमें एक और उसने अपने एक्सपेरिमेंट में एक चीज यूज करी, एक पैरामीटर यूज किया, इम्पैक्ट पैरामीटर। ये सिर्फ एनसीईआरटी में है और किसी ज्यादा बुक में इसका रेफरेंस नहीं मिलता है, बिकॉज दिस इज मोर ऑफ ए हायर स्टडीज जो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को पढ़ना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए। बट सिंस एनसीईआरटी में है तो ये पढ़ लेते हैं हम लोग। इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है? बेसिकली लेट्स से दिस इज योर न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं ऐसे, दिस इज योर न्यूक्लियस, योर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इज दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल विच इज ओरिजिनली इजेक्टेड फ्रॉम दैट सोर्स, ठीक है। सो दिस वेलोसिटी वेक्टर and the center of the nucleus, which is this perpendicular distance b, this is called impact parameter, ठीक है। उसने क्या बोला, higher the impact parameter means higher the value of b means it is far and far from the nucleus, lower is the scattering, and he gave a formula of some complex formula between impact parameter and angle of deviation। उसने फॉर्मूले को establish भी किया। मतलब मुझे तो समझ नहीं आता ये करते कैसे हैं लोग ये काम। इतने कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट में उसने उस एंगल ऑफ डेविएशन जिसका हम ग्राफ देख रहे थे, उसने उसका मैथमेटिकल रिलेशन भी दिया, वो हमारे स्कोप पे नहीं है, बट उसमें मेन जो पैरामीटर है वो उसके इनपुट जो है इस फंक्शन में, वो इम्पैक्ट पैरामीटर। क्या बोला कि जैसे जैसे आप ये बी बढ़ाओगे वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन कम होता जाएगा। अभी जिनके लिए इम्पैक्ट पैरामीटर 0 होगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, फॉर द अल्फा पार्टिकल्स जिनके लिए B is 0 man means they are going straight away towards the nucleus, उनके लिए एंगल ऑफ डेविएशन क्या आना चाहिए, 180 डिग्री। तो वैसे ही हुआ, थीटा इज इक्वल टू पाई इफ B इज इक्वल टू 0 और वेरी मिनिमम। अब इम्पैक्ट पैरामीटर इज मिनिमम और 0 व्हेन थीटा विच इज एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू पाई विच इज 180 डिग्री। एग्जाम पर्सपेक्टिव सबको याद रखना। देखो ये चीजें ना, दिस इज माई डिलीजेंस, ये एनसीईआरटी के बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ में से ये मतलब की चीजें यहां निकली हुई हैं, है ना। तो उसको आपको यू हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दीज नोट्स
एंड एटलीस्ट रीड बिफोर एग्जाम, बिकॉज ये थ्योरी क्वेश्चन पे बनते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और चीज आती है जो उसने स्टैब्लिश करी थी, विच इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये इसके एक्सपेरिमेंट का एक और फाइंडिंग है, ठीक है। और इसको समझ लेते हैं। यहां से उसने साइज ऑफ न्यूक्लियस को भी एस्टिमेट किया था। उसने ये बोला कि बॉस, अगर आपके पास ये न्यूक्लियस है, दिस इज योर न्यूक्लियस, ठीक है, और यहां से कोई अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ये आएगा, मान लो बिल्कुल इसका इंपैक्ट पैरामीटर 0 है, एकदम स्ट्रेट आ रहा है ये, तो मैक्सिमम उसने बोला वो कितना पास आ सकता है न्यूक्लियस की बाउंड्री तक, क्योंकि उसके बाद मतलब द एटम कैन नॉट गो इनसाइड द अल्फा पार्टिकल कैन नॉट गो इनसाइड द न्यूक्लियस, सो इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, ऐसे जा रहा है और ऐसे वापस आ जाएगा, और ये वी कैन एज्यूम द न्यूक्लियस टू बी सेंटर्ड हियर, सो दिस डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड आर नॉट, एंड इसको उसने बोला डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मतलब ये अल्फा पार्टिकल वो अल्फा पार्टिकल है जो कहते ना कि जाबाज सिपाही जो न्यूक्लियस को टच करके आया है, ठीक है, इसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी थी तो ये न्यूक्लियस को जस्ट टच करके आ गया है, एंड दिस कैन बी द क्लोजेस्ट एनकाउंटर बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस, बिकॉज इट कैन नॉट गो इनसाइड द न्यूक्लियस ऑब्वियसली। सो इसको उसने बोला डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब इसका फायदा क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं इसको? उसने बोला कि न्यूक्लियस का साइज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से और ज्यादा, मतलब इसके नियर अबाउट ही होगा। भाई या सोचता कि मान लो ये यहां से वापस आ जाए, ठीक है, तो थोड़ा सा ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ज्यादा हो सकती है, राइट। तो लेकिन ये एस्टिमेट जो आर नॉट की वैल्यू है, इट विल गिव मी अ फेयर इनफ एस्टिमेट ऑफ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। एग्री और नॉट? क्योंकि अगर ये और बड़ा होगा तो ये और कम हो जाएगा, और बड़ा होगा और कम हो जाएगा, इसका न्यूक्लियस का साइज कहीं ना कहीं इसकी जो ये रेडियस है कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगी इस पैरामीटर में, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में। और द एस्टिमेट ही गेव, उसने क्या बोला कि जो उसका वैल्यू आया आर नॉट का, उसके बेसिस पे गोल्ड न्यूक्लियस के लिए उसने ऐसा बोला, इट्स काइंड ऑफ रेशियो, इट्स ट्रू फॉर एनी एटम टू बी ऑनेस्ट, बट उसका स्टेटमेंट गोल्ड के लिए था कि अगर आप फुटबॉल स्टेडियम का साइज इमेजिन करो, राइट, विद द स्पेक्टेटर्स ऑल ओवर द प्लेस, दैट स्टेडियम, राइट, और उसके बीच में अगर एक फुटबॉल रखी हो, तो एटम इज दैट बिग, atom is same as the size of the stadium, and then nucleus would be that football which is kept at the center of the stadium. This is the comparative size between the nucleus and the atom. ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला कैसे दिया उसने बोला कि यार मान लो आपका अल्फा पार्टिकल जो है इसके पास कैपिटल के काइनेटिक एनर्जी है। इसके क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आपको आते हैं तो काम की चीज है ये। अल्फा पार्टिकल जो आपने बॉम्बार्ड किए उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी कुछ, तो वो के है। जब क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब क्या कि जब वो जितना पास मैक्सिमम वो आ सकता है, राइट, दैट इज द क्लोजेस्ट अप्रोच। मींस दिस इज अ लिमिटिंग पॉइंट वेयर द अल्फा पार्टिकल मोमेंटरीली विल कम टू अ स्टॉप एंड देन स्टार्ट टू मूव बैकवर्ड्स। अग्रीड? ये फोर्स ऑफ रिपल्शन है। जब तक इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, इट विल ट्राई टू मूव in this direction, and slowly its kinetic energy will go away, and its kinetic energy will get converted into the potential energy, right? अब भाई दो चार्जेस हैं अगर, right, ठीक है, let's say this is stationary, this is moving, so जैसे जैसे ये पास में आएंगे, right, इसकी kinetic energy कम होगी, ये slow down होगा, but what will happen, where this energy will go, this will get converted into the potential energy between these two charges, और दो चार्जेस के बीच में Q1 Q2, if the distance is r, आप लोग ये पढ़ चुके हो, what is the formula for potential energy? 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 r square की r,
This is the potential energy. So what he hypothesized कि boss, this alpha particle's initial kinetic energy, which was k, in the event of closest approach, this entire kinetic energy would be the potential energy between the nucleus and this alpha particle. Let's say nucleus का atomic number z है, let's say nucleus का atomic number z है, तो उसके अंदर चार्ज कितना होगा? z टाइम्स e. अग्री? अरे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन चार्ज सेम ही होता है यार, तो z इंटू ई. न्यूट्रॉन में चार्ज होता नहीं. अल्फा पार्टिकल में कितना चार्ज होगा? 2e पॉजिटिव. q1 q2 हो गया, q1 q2, r ये हो गया r नॉट. ये अल्फा पार्टिकल यहां तक आया तो डिस्टेंस हो गई r नॉट. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. तो यहां से r नॉट की वैल्यू क्या आ गई? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच r नॉट. दिस विल बी, इसको इधर भेज दो बस, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ze² अपॉन कैपिटल K. This is the formula for distance of closest approach. इस पर न्यूमेरिकल आता है. They will give you the value of kinetic energy. They will tell you which nucleus it is. If it is gold, then it is 79. Otherwise, it will be known to you. E is the charge of electron, which is 1.6 10 19 minus 19 1/4 epsilon आपको पता है 9 10 9, और ये आपको निकालना होगा. ठीक है, तो ये फॉर्मूला पर. यहां से एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, which is very very important for exam. R naught is inversely proportional to the initial kinetic energy of the alpha particle. R naught, everything else is a constant. Everything else is a constant. This is a constant. This is constant. This is constant. Only K is changing. The distance of closest approach is inversely proportional to the kinetic energy. So this was the small aspect of the experiment. ठीक है, तो एक बार इसको जरा देख लेते हैं कि हमने कुछ मिस तो नहीं किया. ठीक है, ओके. चलो, अब ये इससे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो उसने फाइनल कंक्लूजन्स दिए. एक बार पढ़ लेते हैं. एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्फीयर. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्फीयर मतलब ओवरऑल इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है. एटम हैज अ वेरी स्मॉल मैसिव एंड पॉजिटिवली चार्ज. वेरी स्मॉल मैसिव मतलब जिसका मास बहुत ज्यादा है. वेरी स्मॉल मैसिव मतलब इट विल बी हाईली डेंस एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर. दिस वाज हिज बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन, बिकॉज उस टाइम तक किसी को अता पता नहीं था कि न्यूक्लियस ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है. थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व. यहां पे वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ, he had actually died by the time all this were being argued. तो क्या उसने क्या लिखा था कि electrons revolve around the nucleus in a dynamically stable orbits. जो उसने dynamically word use किया, वहां पे उसको मतलब यही पे वहां पे कि शॉर्टकमिंग है उसकी, क्योंकि ये dynamically stable orbit पॉसिबल नहीं है. अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे हम लोग. ठीक है, उसमें क्या what is the challenge with this statement. पर उसका स्टेटमेंट यही था कि electrons revolve around the nucleus in a dynamically stable orbits. ठीक है, और फोर्थ पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच इज कॉल्ड Fe, Q1 Q2 by R² between the electron and the nucleus provides the required centripetal force for the rotation. क्योंकि कोई भी चीज सर्कल में है, if it is rotating, we know that there has to be a centripetal force. तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे उसने बोला कि ये कहां से निकल रहा है, बिकॉज ऑफ सेंटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन. न्यूक्लियस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, so this is a force of attraction and this is the value of the force. That's what he claimed in his hypothesis. अब इसके बाद another important aspect, what were the drawbacks. ये drawbacks पे भी बहुत क्वेश्चन आता है. ड्रॉबैक्स समझ लेते हैं पहले, उसके बाद वहां लिखा तो वही है टेक्स्ट. मैक्सवेल की थ्योरी थी ना एक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. थोड़ा एक बार रिकॉल करते हैं. मैक्सवेल ने क्या बोला था कि एक एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, दिस वाज
मैक्सवेल्स थ्योरी, और ये एस्टैब्लिश हो चुकी थी टाइम तक कि एनी एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, मैक्सवेल ने ये बोला था कि अगर ऐसा है तो ये क्या करेगा, इट एमिट्स ईएम वेव्स, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ओरिजिनेशन यहीं से आया था कि कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर एमिट करेगा इसका मतलब क्या एमिट करेगा, एनर्जी, क्योंकि अल्टीमेटली वेव क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी तो है और क्या है। तो यहां पे बोला कि रदरफोर्ड साहब आप जो बोल रहे हैं, सॉरी, आप जो बोल रहे हैं कि ये है आपका हैप्पी न्यूक्लियस जो यहां आराम कर रहा है, और ये है आपकी ऑर्बिट्स जिसमें एक ऑर्बिट मैंने बना दी इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। कहानी जो है ना, ट्विस्ट है इसमें, कहानी में ट्विस्ट ये है कि जब भी कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे होता है तो इट इज ए एक्सेलरेटेड मोशन। सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड इवन दो इट इज ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ दिस इज चेंजिंग। तो उसने बोला कि ये है इलेक्ट्रॉन जो कि है चार्ज पार्टिकल, और ये है एक्सेलरेटेड मोशन। तो भाई ये बंदा तो एमिट करेगा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर एमिट करेगा तो ये स्लोली एंड ग्रेजुअली घूमते घूमते इसकी रेडियस कम होगी और न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा। अब अगर ये ऐसा होगा तो न्यूक्लियस खत्म, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव मिल गए, न्यूक्लियस गायब। तो ये तो ऐसा होता नहीं है, आपकी थ्योरी में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। अब उस टाइम जवाब देने के लिए रदरफोर्ड जिंदा नहीं था, तो क्या हुआ, किसी और को आना था। तो इसको करेक्ट करने के लिए यहीं से स्टार्ट हुआ नेक्स्ट पॉइंट, बोहर्स की थ्योरी। ठीक है, इसी पॉइंट पे ये पॉइंट समझ गए कि एनी एक्सीलरेटिंग चार्ज, तो इसको एग्जाम में लिखना पड़ेगा आपको अगर क्वेश्चन आए, एनी एक्सीलरेटिंग चार्ज एमिट्स ईएम वेव्स which is energy, and slowly the radius should reduce and the electron should collapse into the nucleus, which will kind of disintegrate the atom, to be honest। तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो उसको करेक्ट करने के लिए बोहर अपनी थ्योरी लेके आया। बोहर स्मार्ट आदमी था, उसने क्या बोला कि ठीक है यहीं से उठाता हूं मैं बात को। बोहर ने क्या बोला, मेरा मॉडल देखो, उसने कुछ गलत नहीं किया, उसने बोला न्यूक्लियस को है, न्यूक्लियस है, हमने मान लिया, एंड लेट रदरफोर्ड हैव द क्रेडिट फॉर दैट। बट जो उसने इलेक्ट्रॉन्स की डायनामिकली स्टेबल ऑर्बिट बात बोली है वो गड़बड़ है, उसको मैं एनहांस कर रहा हूं। उसने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स कैन, अब उसने एक बहुत बड़ी बात बोली थी यहाँ पे, यहीं से पूरा एक बेसिक क्वांटम फिजिक्स का बेसिक है ये स्टेटमेंट। इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स in which their angular momentum is an integral multiple of h upon 2 pi, where h is the Planck's constant। मतलब आप किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर सकते हो जहां पे उनका एंगुलर मोमेंटम, मतलब एम वी इंटू आर, किसी भी रिवॉल्विंग पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, एम वी आर। तो जहां पे एम बी आर की वैल्यू इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई, सिर्फ वही ऑर्बिट्स में वो रोटेट कर सकता है, नॉट नो वेयर एल्स। क्लियर, दैट वाज फर्स्ट पोस्टुलेट। बोहर के पोस्टुलेट्स हमें नंबर से याद रखने पड़ेंगे, नंबर से आता है, राइट वन पोस्टुलेट, सेकंड पोस्टुलेट, तो नंबर इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा इससे बात कैसे हल हुई, जो उसने बात बोली थी मैक्सवेल ने, तो उसको कैसे उसने बोला कि तो पहला हो गया एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। अब उसने आगे दिया अपना स्टेटमेंट, इससे पहले कि बोलो कि क्या, तो उसने बोला ये वाइल रिवॉल्विंग इन दी स्टेबल ऑर्बिट्स, मतलब ये ऑर्बिट्स वो ऑर्बिट्स हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी शील्डेड है। वाइल रिवॉल्विंग इन दी स्टेबल ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी इन एनी फॉर्म। No electromagnetic waves would be emitted if they are rotating in these stable orbits। थ्योरी है, मानना पड़ेगा, है ना, तो वैसे ही है। ठीक है, hence atom remains stable। तो जो रदरफोर्ड की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई कि भाई no EM wave is emitted unless until
इलेक्ट्रॉन इज कमिंग फ्रॉम ए हायर टू लोअर, जब तक वो अपनी स्टेबल ऑर्बिट में है कोई ईएम वेव एमिट नहीं होगी, ठीक है। एक्चुअली ये सही भी था, क्योंकि अभी स्पेक्ट्रा का जो ब्लूप्रिंट जिसमें आप इसको देखोगे तो उसमें ये देन वी विल टॉक अबाउट दिस एटॉमिक स्पेक्ट्रा, देन इट विल बी क्लियर कि वो दिस इज एक्चुअली ट्रू। अब थर्ड उसकी पोस्टुलेट, थर्ड पोस्टुलेट, व्हेन द एटम रिसीव, मान लो आप एटम के पास गए, अरे एटम सुनो मेरे पास यार ये थोड़ी सी एनर्जी है, ले लो। तो एटम क्या करेगा, वो देखेगा कि ये मेरे मतलब की है कि नहीं, इज दिस एनर्जी सफिशिएंट फॉर मी टू कंज्यूम एंड गो टू द नेक्स्ट ऑर्बिट। नेक्स्ट ऑर्बिट क्या मतलब, अगर वो n इक्वल टू 1 से 2 में जंप करना चाहता है, राइट, तो एंगुलर मोमेंटम इसी मल्टीपल में जा सकता है, तो इट्स वेलोसिटी एंड रेडियस शुड समहाउ, मास तो कांस्टेंट है, दे शुड समहाउ मैच अप टू, अगर ये मान लो h/2 पाई में है, एनर्जी दी आपने, तो वो 2h/2 पाई में जाएगा। तो इतनी सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए, वरना बोल देगा जाओ मेरे काम की नहीं एनर्जी तुम्हारी, तुम्हारे पास होगी बट मेरे काम की नहीं, क्योंकि मुझे इतनी मिनिमम चाहिए तभी मैं नेक्स्ट पे जा सकता हूं। तो इसने ये चीज बोली है, व्हेन द एटम रिसीव्स एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, मे बी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मे बी हीट एनर्जी और एनीथिंग, राइट, और मे बी some atom excitation we are doing in laboratory, तो कहां से आ रही एनर्जी, that is out of question here, but whenever there is such instance, then one or more of its electrons, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे एक एटम के, तो कोई एक इलेक्ट्रॉन का ज्यादा मन कर रहा होगा भागने का, goes to higher orbits, ठीक है, हायर ऑर्बिट चला गया। लेकिन ये हायर ऑर्बिट्स जो है ये स्टेबल ऑर्बिट्स नहीं है, तो ये वहां पे बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहेगा और तुरंत वापस एनर्जी एमिट करके नीचे की अपनी लोअर ऑर्बिट में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन माइट मेक ए ट्रांजिशन फ्रॉम इट्स स्पेसिफाइड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट टू अनदर लोअर एनर्जी। व्हेन इट डज सो, मतलब जब हायर से लोअर में आ रहा है, व्हेन इट डज सो अ फोटोन इज एमिटेड हैविंग एनर्जी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल ऑर्बिट। मतलब यहां पे उसने आइंस्टाइन को भी बीच में ले लिया, आइंस्टाइन को फोन लगाया होगा कि भाई आपका फोटोन इस्तेमाल कर रहा हूं आप अपनी थ्योरी में, तो नाराज मत होना, तो हाँ ले लो यार, फोटोन के पीछे तो मैं पड़ा ही हुआ हूं। तो उसने क्या बोला कि जब भी एटम जो है हायर से लोअर में आ रहा है तो एक फोटोन निकल रहा है विद इक्विवेलेंट एनर्जी बैक, ठीक। ये उसकी थर्ड पॉसिबिलिटी, भाई ये नंबर के साथ याद रखनी चाहिए, ठीक है। और उस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, it will be nothing but the energy gap between the initial and the final, मतलब जहां पे था हाँ माइनस फाइनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड फोटोन, ठीक। अब यहां से कुछ कुछ फॉर्मूले हमें देखने हैं डियर, ठीक है। ये देखो, ये जो 3 पॉइंट्स हैं, इन 3 पॉइंट्स में मेनली हम स्टार्टिंग में यूज करेंगे ये वाला पॉइंट, और उसके बाद जब स्पेक्ट्रा की बात आएगी तो हम ये वाला पॉइंट यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको बस अभी इतना दिमाग में बैठाना है कि ये 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो इस तरीके से बोलेंगे, रदरफोर्ड के ड्रॉबैक क्या थे एंड हाउ डज बोहर्स थ्योरी एड्रेस दैट ड्रॉबैक। तो आप कहां से कहानी स्टार्ट करोगे कि भाई रदरफोर्ड ने ऐसा बोला था कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द ऑर्बिट, तो ये गलत हो गया क्योंकि ऐसा होगा तो वो एक्सेलरेशन से ईएम वेव एमिट होगी और ईएम एमिट होगी तो एनर्जी एमिट होगी तो वो गिर जाएगा। ये पहले बोला प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये एड्रेस कैसे हुआ, इसके ये वाले पोस्टुलेट से, फर्स्ट एंड सेकंड के कॉम्बिनेशन से, दोनों आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड के कॉम्बिनेशन से कि व्हेन इट इज इन द स्टेबल ऑर्बिट्स देयर इज नो ईएम वेव एमिटेड। अच्छा, एक चीज और बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहां से बनता है, MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई। एक और क्वेश्चन आप समझ लीजिए, आप एंगुलर मोमेंटम, दिस इज व्हाट, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। इसको हमने किसके बराबर किया है, NH
अपॉन 2 पाई के। एन क्या है? एक ऑर्बिट का नंबर 1 2 3 4, तो डायमेंशन लेस होगा, 2 डायमेंशन लेस होगा, पाई डायमेंशन लेस होगा। इसका मतलब प्लैंकस कांस्टेंट के डायमेंशन विल बी एग्जैक्टली सेम एज एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन। h dimensions of h is equal to dimensions of angular momentum। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको एंगुलर मोमेंटम के दे देंगे, डायमेंशन पूछेंगे, इसमें से कौन सा प्लैंक कांस्टेंट का है। अगर आपको याद रहेगा कि ये एंगुलर मोमेंटम का है तो ये तो h का सेम होगा, कर सकता है, या स्ट्रेट क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन आ सकता है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है जिसपे वो को चैलेंज किया गया था, उसको बोला गया कि कैन यू गिव एक्सप्रेशंस फॉर रेडियस। ये उसको पुटअप किया गया क्वेश्चन। सो उसने कहा कि ठीक है, मैं करता हूं थोड़ी सी मैथ्स, क्योंकि मेरी पॉस्टुलेट्स मैंने डाल दी है, अब मैं थोड़ी सी मैथ्स करूंगा और आपको मैं एटॉमिक रेडियस का फॉर्मूला निकाल के बताऊंगा। अच्छा, वहीं से अब चूंकि उसकी जो एटॉमिक रेडियस आई हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, उसके फॉर्मूला से हम निकालेंगे अभी, वो एक्सपेरिमेंटली जो निकाली गई उससे काफी क्लोज थी हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। तो जब ये हुआ तब उसके तालियां बज गई और उसको भी नोबेल मिल गया। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन है उसी के लिए है, टू फाइंड आउट रेडियस ऑफ अ ऑर्बिट 1 2 3 4 एज अ फंक्शन ऑफ ऑर्बिटल नंबर, ऑर्बिट नंबर नॉट ऑर्बिटल, ऑर्बिट नंबर। ठीक है, तो ये हम भी स्टार्ट करते हैं कहानी यहां से। हमारे पास स्टार्टिंग के लिए दो फॉर्मूलाज हैं। पहला फॉर्मूला है mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला वी हैव। और दूसरा फॉर्मूला है हमारा जो उसने रदरफोर्ड ने दिया था, वही हम यूज करेंगे कि भाई mv²/r, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज नथिंग बट द कूलॉम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। 1/4πε0 Z क्यों किया है? Z इज एटॉमिक नंबर, जितना एटॉमिक नंबर है उतने प्रोटॉन होंगे, तो एटॉमिक नंबर इनटू प्रोटॉन, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, सिंगल इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये जो बोहर का मॉडल है, दिस इज नॉट ट्रू फॉर एटम्स हु आर हैविंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर ऑर्बिट, राइट। तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे एक ही लिया हुआ है। आपको अगर ये कंफ्यूजन हो कि सर यहाँ पे मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है तो अब कैसे होगा, इनका आपस का रिपल्शन एंड ऑल दैट, तो यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, बट देयर कुड बी मैनी प्रोटॉन्स। जैसे आप He+ को सोच सकते हो, है ना, He+ आयन जो रहेगा, ये भी, इसका भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है इस तरीके, या फिर मेरे ख्याल से Li2+ भी हो जाएगा, राइट। इस तरीके के जो एटम्स है जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, उनकी बात हो रही है, उन सबके लिए थ्योरी ट्रू है। तो ये दो फॉर्मूलेज है हमारे पास और इससे हमें डिराइव करना है। क्या करना है यार, मैथ्स है, एक वेरिएबल यहाँ पे, एक वेरिएबल यहाँ पे, दोनों से बस v को एलिमिनेट करना है, दैट्स अ ओनली एजेंडा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये तो लिखा ही हुआ है mv²/r इज इक्वल टू 1/4π दिस, तो इसी को एक बार फिर से लिख लो इन टर्म्स ऑफ फुल, ये 1/4πε0। अच्छा, ये जो फॉर्मूलेज हैं, एक मैं आपको चीज क्लियर कर दूं, यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर, इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा दैट इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, सो मेनी पैरामीटर्स, बट देयर इज नो नीड टू मेमोराइज दोज फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज कौन से मेमोराइज करने हैं वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। हाँ, अगर डेरिवेशन आया तो डेरिवेशन में आपको याद करने की जरूरत वैसे भी नहीं है, मुझे भी नहीं याद है ये फॉर्मूला, अभी आपके सामने डिराइव करने वाला हूँ। ठीक है, जो फॉर्मूला यूज करना है उसमें क्या होता है, ये सारे कांस्टेंट की वैल्यू रिप्लेस करके हम फिर फॉर्मूला याद रखते हैं, -0.53 n²/z, वो याद रखते हैं। तो ये सब जो चल रहा है सिर्फ डेरिवेशन की प्रोसेस है, इट इज ओनली रेलेवेंट व्हेन द डेरिवेशन इज आस्क्ड, अदरवाइज देयर इज नो रेलेवेंस ऑफ दिस फॉर्मूला व्हाट वी आर डिराइविंग। ठीक है,
तो क्या करना है, और स्टेप्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको स्टेप्स अगर आप भूल गए तो यू विल गेट लॉस्ट इन द सी ऑफ वेरिएबल्स। तो स्टेप्स आर इंपॉर्टेंट। तो पहले एक आर आप यहां से कट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा एम वी स्क्वायर, और इस आर को इधर ले आओ, इस आर को इधर ले आओ। एम वी स्क्वायर आर इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर, ठीक है। क्लियर। अब आप क्या करोगे, इस फर्स्ट वाली इक्वेशन का स्क्वायर करोगे। क्या टारगेट क्या है, v इज ए एक्स्ट्रा वेरिएबल, तो उसको रिमूव करना है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर, राइट। एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। अब आप इसको ले लो इक्वेशन लेट्स से 1, और इसको ले लो इक्वेशन 2, एंड देन यू डू दिस, 2 डिवाइड बाय 1 कर लो, 2 डिवाइड बाय 1, तो क्या होगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर आर। ओके है, डालो वैल्यू उधर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, तो ये भी लगा हुआ है। अच्छा, इसमें जरा एन स्क्वायर और एच स्क्वायर को जरा अलग अलग बनाना, वरना कंफ्यूजन हो जाता है, एन क्या और एच क्या, ठीक है। तो 4 पाई स्क्वायर ये हुआ। अब देखो जब मैं डिवाइड कर रहा हूं तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, तो ये गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चलो ये खत्म हुआ। और जेड स्क्वायर नीचे आएगा, तो जेड स्क्वायर नीचे कर लो, अच्छी बात है। तो यहां देखो भाई वी स्क्वायर और वी स्क्वायर तो हो गया शहीद, हो गया कि नहीं हो गया, बलिदान दे दिया इसने। ये हुआ ये हुआ ये, ठीक है कहानी। तो क्या कहानी हुई भाई, यहां पे एक आर छोड़ते हैं, यहां पे जो ये सिंगल आर बचा है, एम को उधर ले जाते हैं। इधर क्या देखो क्या हुआ, 4 और 4 की कहानी हो गई, पाई से इसका स्क्वायर गया, तो ये आ गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और नीचे आ गया पाई ई स्क्वायर बाई जेड। देखो यार मैं गलती कर सकता हूं इसमें, मुझे तो फाइनल फॉर्मूला याद है एम। देखो इसीलिए जागने के लिए धन्यवाद, मैं हमेशा सो जाता हूं ये करते करते, ठीक है। और कुछ तो नहीं रह गया। अब देखो ऑर्बिट का नंबर चेंज होगा, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में होता है, सेकंड में, थर्ड में, तो एन तो है वेरिएबल, प्लैंक कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिखूं अगर थोड़ा सा रीअरेंज करके, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई ई स्क्वायर एम टाइम्स एन स्क्वायर बाई जेड। बोलो भाई, लिख सकते हैं? थोड़ा जो चीज फिक्स है उसको फिक्स, जो चीज अलग है उसको कर सकता हूं ना इसे। ये जो पूरा नंबर है इसको जब कैलकुलेट करोगे, राइट, तो ये आएगा 0.53। तो ये इस पूरे नंबर को मैं हटा रहा हूं क्योंकि ये सब कांस्टेंट्स हैं जो कभी चेंज नहीं होते, तो ये कैलकुलेट करके आएगा 0.53। तो यहां से आर का फॉर्मूला आ जाएगा 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड। ये हमको भाई याद रखना है। बट ये आर किस में आया है? अंकल एंगस्ट्रॉम के पास। हाँ जी,
वर्थलेस डेरिवेशन। कभी कभी आता है एग्जाम में, कभी कभी, बहुत कभी कभी। वो लिखा सब नोट्स में, प्रोसेस याद रखो, क्योंकि प्रोसेस नहीं याद रखी तो एग्जाम में घूम जाओगे किससे क्या। मतलब ये इसको स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने के बाद उससे 2 को डिवाइड करना है, ये की स्टेप है। इसको भाई मेमोराइज कर लो भाई, एग्जाम के पहले याद रख लेना इसको, क्योंकि अदरवाइज डेरिवेशन में घूम जाओगे आप। ठीक, अच्छा यहां पे अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें, फॉर H एटम, हाइड्रोजन के लिए Z क्या होना चाहिए भाई, एटॉमिक नंबर 1 होना चाहिए। और अगर इलेक्ट्रॉन भी नॉर्मल ऑर्बिट में तो फर्स्ट ऑर्बिट में होगा, ठीक है, तो N भी क्या होगा 1। तो मतलब हाइड्रोजन एटम के लिए जिसमें न्यूक्लियस उसका ये है और ये इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल प्रोटॉन, इसके लिए जो रेडियस निकालेंगे हम, तो इसको बोलते हैं, कुछ लोग इसको बोलते हैं R0, किसी किसी बुक में लिखा होता है A0, इसको बोलते हैं बोहर्स रेडियस। एंड दिस विल बी, N विल बी 1, Z विल बी 1, तो हो जाएगा 0.53। दिस इज कॉल्ड बोहर्स रेडियस। बोहर्स रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमको याद रखनी है कि पहली चीज तो ये कि Z इज अ कांस्टेंट, राइट। सो R इज, भाई इंपॉर्टेंट बात, मतलब की बात, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर। मतलब अगर हमें रेशियो निकालना पड़े तो R1 is to R2 is to R3, ये रेशियो हमारा 1 is to 4 is to 9 इस तरीके से is to 16 है, क्योंकि एक एटम के लिए Z तो कांस्टेंट होगा एक पर्टिकुलर एटम के लिए। तो जैसे जैसे ऑर्बिट रेडियस आप बढ़ाओ, मतलब ऑर्बिटल बढ़ाओगे नंबर, ऑर्बिट नंबर, ये स्क्वायर के रिश्ते बढ़ेगा। मतलब पहले वाली की रेडियस, अगर ये फर्स्ट की रेडियस है और किसी ने सेकंड पूछी, तो आपको सिंपली इसको 4 से मल्टीप्लाई करना। दैट्स व्हाट आई मीन। इफ यू नो दिस इज द बोहर रेडियस, तो सेकंड के लिए 4 से मल्टीप्लाई होगा, थर्ड के लिए 9 से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर, इजी इनफ फॉर्मूला गेम। नाउ सेकंड डेरिवेशन है इसका, वी हैड 2 वेरिएबल्स। इफ यू गो हियर, वी हैड 2 वेरिएबल्स, एक था रेडियस, दूसरा था वेलोसिटी। अभी हमारा रेडियस पे फोकस था, सो वी एलिमिनेटेड मिस्टर वेलोसिटी। अब हम क्या करेंगे, विल फोकस ऑन वेलोसिटी। सो वी विल यूज mvr इक्वल टू nh/2π। अब यहाँ पे r की जो वैल्यू हमने निकाली हुई ऑलरेडी, वो यहाँ पे प्लग इन कर देंगे तो v निकल आएगा। सो वी विल जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट एक्सप्रेशन फॉर v। तो चलो कर लेते हैं भाई, v को नाराज क्यों करना है। तो पहले मुझे लिखना पड़ेगा r का। सो मुझे तो कभी नहीं याद होता है फॉर्मूला, मैं याद करता भी नहीं। आई डोंट पुट गार्बेज इन माई हार्ड डिस्क। r इज इक्वल टू क्या है, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई स्क्वायर m, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई स्क्वायर m। h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई स्क्वायर m, n स्क्वायर बाई z, ये आ रहा है। नाउ हमारे पास क्या है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2π है। तो यहां से v क्या हो गया, v हो गया एन एच अपॉन 2π अपॉन m आएगा और एक r आएगा। ठीक है, लेट्स प्लग इन द वैल्यू ऑफ r फ्रॉम हियर। बहुत ही गंदे एक्सप्रेशन हैं, कुछ कर नहीं सकते इसका। तो ये हो गया एन एच अपॉन 2π, m को रहने दो,
अब r को 1 कर रहे हैं ना हम लोग, तो देखो क्या होगा, ये जो पूरा नीचे लिखा हुआ है ये ऊपर आ जाएगा, राइट गाइस। सो जेड ई स्क्वायर, ये कहानी पूरी, जेड ई स्क्वायर पाई ई स्क्वायर, सॉरी ये हो गया जेड ई स्क्वायर पाई एम, ऊपर आया, और नीचे आ गया भाई साहब एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। वाओ, ठीक है, कुछ मिस तो नहीं हुआ? देखो भाई तुम लोग जगते रहो, ये मुझसे मिस हो सकता है। एम से एम हो गया शहीद, एक पाई से ये पाई हो गया शहीद। अब क्या आया हमारे पास? अच्छा एक एच भी तो गया, यस, अरे वाह क्या बात है, एन भी गया, हाँ एक स्क्वायर से गया, वेरी गुड। हाँ 1/n आना चाहिए था फॉर्मूले में, यस दैट्स ट्रू, तो हो गया ये। तो v इज इक्वल टू क्या आ गया माय डियर फ्रेंड्स? ई स्क्वायर जेड ई स्क्वायर, बेसिकली जेड ई स्क्वायर, और ऊपर कुछ भी नहीं बचा, नीचे एन एच एप्सिलॉन नॉट, हाँ 2h एप्सिलॉन नॉट n, 2h एप्सिलॉन नॉट n, हाँ परफेक्ट। तो अब इसमें हम करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे ई स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड बाय एन, दिस इज, हालांकि वेलोसिटी इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फ्रॉम क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, तो यहां से आपको बस ये रखना है कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है, बस ये एक चीज इसकी टेक अवे। यहां तक कभी कभी में डिराइव करने के लिए आता है। दिस इज एच गाइस, लेट मी कंफर्म दिस, ओके, बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट इन द बैड स्पॉट, माय वीडियो इज गेटिंग रिकॉर्डेड गाइस। देख लो एक बार, कुछ छूट गया होगा तो सुनना। यहाँ पे क्या आ रहा है? ई स्क्वायर 2h एप्सिलॉन नॉट जेड बाई एन। Let's just radius, yes, 2h epsilon naught, ठीक है। सो ये हमारा वेलोसिटी एक्सप्रेशन आ गया, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/n। तो ये रिवर्स रिलेशन है, जैसे जैसे हम ऑर्बिट में जाते हैं ऊपर, रेडियस बढ़ती है स्क्वायर से और वेलोसिटी कम होती जाती है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। दिस शोज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन द लोएस्ट ऑर्बिट। किसी भी एटम में जो सबसे क्लोज न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन होते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट वाले, उनकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, ये इसका टेक अवे है, याद रखना, ठीक। अब यार देखो, एक फटाफट एक काम कर लेते हैं, एक छोटा सा पार्ट रह गया है एनर्जी तक, उसके बाद नेक्स्ट पेज हम लोग कल की क्लास में स्टार्ट, ठीक है, इतना कर लेते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमने रेडियस निकाल ली है, हमने वेलोसिटी निकाल ली है, सब कुछ निकाल लिया है, तो अपने पास सब कुछ है। वी आर वेल पोजिशन टू फाइंड आउट एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है पहले समझो, ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इंपॉर्टेंट क्यों है, इस पे इतना डेलिब्रेशन क्यों है। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आयनाइजेशन एनर्जी एंड ऑल दैट, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं उसको, है ना। तो वो जो आप निकालते हो कि यहाँ हमको यहाँ से यहाँ एक्साइट करना है, राइट, एक्साइटेशन एनर्जी, वो निकलती इन्हीं फॉर्मूले से किसी भी एटम के लिए। तो एटम्स को एक्साइट करना किसी हायर ऑर्बिट में, उसके लिए क्या एनर्जी चाहिए, वो यहां से डेलिब्रेट होता है। इसलिए एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट हैज टू बी कैलकुलेटेड, ठीक। अच्छा, अब एक इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी तो होगी, वही चल रहा है, मूव कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी होगी, राइट। काइनेटिक एनर्जी के बाद और क्या होगा, न्यूक्लियस है, दो चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी तो होगी, राइट। सो टोटल एनर्जी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करना पड़ेगा, तो वही करेंगे हम। देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ mv स्क्वायर करो आप, देखो तो v स्क्वायर की वैल्यू वहां से छापोगे आप ऊपर से,
कहाँ गया, है ना, जेड ई एम कहाँ गया, लेकिन जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर फ्रॉम 1। अच्छा, सॉरी, जो फर्स्ट इक्वेशन है उससे यही चीजें याद रखनी पड़ती हैं, फ्रॉम वन। हाँ, ये एम वी स्क्वायर इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इसी से हमने इसको वापस हाफ लगा दिया, तो ये 1/8 जेड ई स्क्वायर पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये निकल के आ गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, वैसे v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी आ जाएगा ये। ठीक है, तो जेड ई स्क्वायर अपॉन ये आ गया, ये काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, Q1 Q2 बाई आर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 इज Z टाइम्स E, दैट इज न्यूक्लियस का चार्ज, Q1, Q2 इज इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस E। अच्छा, गो बैक टू द डिस्कशन, जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं स्केलर क्वांटिटी है, देन वी ऑलवेज सब्स्टिट्यूट द साइन ऑफ द चार्ज, ताकि वो प्लस आएगी कि माइनस आएगी वो इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट है, फोर्स के लिए नहीं, फोर्स तो वैसे भी डायरेक्शन से गवर्न होता है, बट दिस इज माइनस ई इंपॉर्टेंट बिकॉज नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल एनर्जी विच इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो ये हुआ, तो यहां से क्या आ गया, माइनस के साथ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बाई आर। टोटल कितनी होगी, के प्लस यू, तो इसको प्लस करोगे, ये है 8, ये है 4, ये है 8, ये है 4, तो आ जाएगा माइनस का जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, मैथ से यार तो सिंपल। अब आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की इन्होंने रेडियस की, तो ये चीज जो है वो ये निकल के आती, एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर। इसको डिराइव करना इजी है, इसको याद करना मुश्किल है। ठीक है, अगर आप लोग याद करोगे अच्छी बात है, जरूरत नहीं पड़ती वैसे इसकी, इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती, हमें याद क्या करना पड़ता है वो आपको बता दूंगा, बस दैट्स इट। ठीक है, तो अगर टोटल एनर्जी निकालने के लिए आएगा तो आपको यहां तक इसको डिराइव करना है। ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो अब यहां से जो फॉर्मूला हमें याद रखना है वो क्या है, ठीक, जो फॉर्मूला हमें याद रखना है, Z और N को छोड़ के एनर्जी के फॉर्मूला में गाइस Z N को भूल जाओ, बाकी सब कांस्टेंट है, तो उनको हम रिप्लेस कर दें अगर और एक नंबर निकालें तो ये आता है एनर्जी इन nth ऑर्बिट -13.6 Z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, लेकिन ये होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, सो फॉर H और H लाइक एटम्स या फॉर H एटम बोलो आप, फॉर H एटम Z इज इक्वल टू 1, तो एनर्जी वुड बी -13.6 बाई एन स्क्वायर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर, -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। ठीक, अब इसमें वैल्यू डालोगे आप n इक्वल टू 1 के लिए, तो क्या आएगी, -13.6, सॉरी n इक्वल टू 1 के लिए, दिस इज E1 फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी। अगर सेकंड की निकालोगे तो क्या आएगी, तो ये 13.6 अपॉन 4, तो 13.6 अपॉन 4 से 1, सो 3.4, सो माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से E3 निकाल सकते हो आप, E4 निकाल सकते हो, ये वैल्यूज हमें याद करनी होती है। ठीक है, तो ये कुछ एटलीस्ट स्टार्टिंग की 1 2 3 वैल्यूज आपको याद करनी चाहिए। दिस विल बी व्हाट, 3 निकाल लेते हैं, 13.6 अपॉन 9, तो ये आएगा -1.4, तो 5 1 -1.51,
पे। एटलीस्ट ये 3 आपको वैल्यू याद रखनी चाहिए। शुरू के फर्स्ट की, सेकंड की। अब देख रहे हो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो क्या हो रहा है, विच वन इज बिगर, -13.6 और -3.4? -3.4, दैट मीन्स electron going in higher orbit will have more and more energy, but this negative sign will stay. The maximum energy you can have is 0 when n is tending to infinity. और क्या होगा, माइनस साइन तो कहीं जाएगा, ये भी स्क्वायर, ये भी वैसे भी स्क्वायर ना भी होता, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर, सो माइनस साइन इज गोइंग टू स्टे, सो दैट मीन्स एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज नेगेटिव, is always negative. That means electron is bound to the nucleus. Electron is bound to nucleus क्योंकि एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। अगर आपको फर्स्ट ऑर्बिट से उठा के इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन बनाना है, तो आपको उसको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये और ये मिलके हो जाएगा 0, इलेक्ट्रॉन विल बी फ्री, राइट। तो ये इस तरह कैलकुलेशन पे क्वेश्चंस बनते हैं हमारे। आज हम इतने रखेंगे, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट टेक अवे है, इसको आप लोग ध्यान रखिए। और इसके पहले जो R इज इक्वल टू 0.53 ये था n²/z, ये दोनों फॉर्मूलाज आपको याद रखने। Now we need one more session to complete this topic. Okay?